स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम अपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के सबसे पहले हम बेसिक एडिशन देख लेते हैं कि आपकी बेसिक एडिशन में कौन कौन से माने गए थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो आपका बेसिक एडिशन माना गया था वो था आपका, कहते हैं कोई भी कहते हैं क्रॉस सेक्शन जो बेंडिंग से पहले आपका कहते हैं समतल में था, बेंडिंग के बाद भी आपका क्या है समतल में रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका, कोई भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन जो बेंडिंग से पूर्व समतल में है, बेंडिंग के पश्चात भी समतल में रहेगा। इसका क्या मतलब है कि इस जो आपका बेसिक है इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी स्ट्रेन होगी, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेन होगी वो उदासीन अक्ष यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या है आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो पहले बेसिक से क्या मतलब है कि जो आपका बेंडिंग से पूर्व कहते हैं आपका समतल में है, प्लेन में है, बेंडिंग के बाद भी आपका क्या आएगा प्लेन में रहेगा। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल एक्सिस जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे जो आपकी स्ट्रेन है वो आपकी क्या आएगी इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकेंड जो आपका बेसिक एडिशन माना गया था वो था आपका कि जो आपकी वर्किंग लिमिट है, ठीक है, वर्किंग लिमिट है उसके अंतर्गत जो आपका स्टील है और जो कंक्रीट है, ठीक है, वो क्या होंगे पूर्ण बॉन्ड में होंगे। ठीक है, पूर्ण परफेक्ट बॉन्ड का मतलब ये कि आपकी जो कंक्रीट और स्टील है वो दोनों क्या एक यूनिट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आज जितनी आपकी स्ट्रेन कहते हैं कंक्रीट में होगी उतनी स्ट्रेन आपकी किस में होगी स्टील में होगी। सेकेंड बेसिक एडिशन था कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट व इस्पात इस्पात में अविलॉग बॉन्ड परफेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे एक यूनिट की तरह वर्क करेंगे। बात करते हैं आपके थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड बेसिक में क्या माना है कि वर्किंग लिमिट के अंतर्गत आपके जो कंक्रीट और इस्पात हैं वो कैसे होंगे इलास्टिक मटेरियल होंगे। कैसे होंगे प्रत्यास्थ पदार्थ होंगे। ठीक है, प्रत्यास्थ का मतलब है कि जैसे जैसे आपके स्ट्रेस पड़ेंगे वैसे वैसे आपकी क्या है स्ट्रेन भी इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये हुक लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, कार्यकारी सीमा में कंक्रीट व इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि
जैसे इसका मतलब ये कि जैसे आपके स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कहेंगे स्ट्रेन भी क्या है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये हुक लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है। चौथा जो बेसिक एडजस्टमेंट माना गया है वो आपका माना गया है कि जो आपकी कार्यकारी सीमा है, ठीक है, उसके अंतर्गत स्टील और जो आपके इस्पात हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो आपको कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर, यानी कि एक सरल रेखा में होगा। ठीक है। कार्यकारी सीमा में इस्पात व कंक्रीट में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक सरल रेखा में होगा। मतलब इनका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा, एक त्रिभुजाकार आएगा। कैसा आएगा, आपका त्रिभुज के आकार में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बेसिक एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट जो आपका कहते हैं एजम्पशन है वो है कि आपके जो तनन स्ट्रेस होंगे, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेस होंगे वो कौन बियर करेगा, प्रबलन इस्पात बियर करेंगे। कंक्रीट जो है वो उससे पूर्णतः मुक्त मानी जाएगी, यानी कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, जो आपने नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया आएगा उसको क्या है अपनी स्थिति में बनाए रखने का काम करेगी। वो किसी भी तरह के कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस बियर नहीं करेगी। ठीक है। तो जो फिफ्थ कहते हैं आपका कहते हैं बेसिस में आ गया, उसमें क्या है कि सभी तनन प्रतिबल, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस प्रबलन इस्पात वहन करेगा। ठीक है। जितने भी आपके कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस होंगे वो आपके कौन वेयर करेंगे, वो आपके कहते हैं ओनली इस्पात वेयर करेगा। जो आपकी कंक्रीट है वो फ्री होगी इससे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका बेसिक एडजस्टमेंट माना गया है कि जब हम कहते हैं प्रबलन इस्पात को कंक्रीट में दबाते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं उस दौरान जो आपकी स्टील है यानी कि प्रबलन इस्पात है उसमें किसी भी तरह के कोई भी इनिशियल स्ट्रेस जनरेट नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत इस्पात को कंक्रीट में दबाते समय किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं उपजते हैं। ठीक है। यानी कि उसमें क्या है, किसी भी तरह की कोई भी इनिशियल स्ट्रेस डेवलप नहीं होने चाहिए जब आप कहते हैं कंक्रीटिंग कर रहे हो। ठीक है। जो नेक्स्ट कहते हैं आपका बेसिक माना गया है
कि जो आपके कंक्रीट और स्टील के प्रत्यास्था मापांक इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट बेसिस माना गया कि कंक्रीट और स्टील के जो प्रत्यास्था मापांक हैं वो कैसे होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या देंगे, एम की जो वैल्यू दी है यानी कि मॉडुलर रेशियो मापांक अनुपात जो बताया वो क्या है आपका ES/EC होता है। लेकिन IS कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड के अनुसार एम की जो वैल्यू ली जाती है वो आपकी ली जाती है 280/3 सिग्मा CB, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा CB है वो आपकी क्या आएगा, कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। कंक्रीट में संपीड़न प्रतिबल आपके कितने हैं, ठीक है, बेंडिंग के दौरान, ठीक है। बेंडिंग के दौरान आपकी कंक्रीट में कितने संपीड़न प्रतिबल है वो आपकी क्या है, सिग्मा CB है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी IS कोड के अनुसार ली जाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कुछ बेसिक एजम्पशन हो गए जो आपके कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में माने गए, ठीक है। पहला आपका कि कोई भी क्रॉस सेक्शन जो बेंडिंग से पूर्व समतल यानी कि प्लेन में है, बेंडिंग के बाद भी आपका क्या है, प्लेन में रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे जो आपकी स्ट्रेन है वो आपकी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि कार्यकारी सीमा के अंतर्गत कंक्रीट और इस्पात में जो बॉन्ड है वो कैसे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट का मतलब यह है कि कंक्रीट और स्टील दोनों मिलकर के एक यूनिट की तरफ वर्क करेंगे, ना कि अलग अलग यूनिट की तरह, ठीक है। तीसरा क्या आएगा कि कार्यकारी सीमा में इस्पात और कंक्रीट पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक मटेरियल माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ही क्या आएंगे, स्ट्रेन भी बढ़ेंगे। ये क्या आएगा, हुक लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। चौथा आएगा कि वर्किंग लिमिट में आपकी जो कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है वो आपको क्या है, एक सरल रेखा में होगा, ठीक है, यानी कि लीनियर वेरिएशन होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या आपकी स्ट्रेन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। पांचवा बेसिक स्ट्रेस माना गया है कि जो आप जितने भी आपके टेंसाइल स्ट्रेस हैं वो आपके कौन वेयर करेगा, प्रबलन इस्पात यानी कि रेइनफोर्समेंट जो आपने कहते हैं प्रोवाइड किया है वो आपको क्या है, टेंशन स्ट्रेस को वेयर करेगा। कंक्रीट का काम होगा कि खाली जो आपने रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है उसको अपनी पोजीशन में बनाए रखने का, ठीक है। नेक्स्ट आपको बेसिक स्ट्रेस माना गया है कि इस्पात को जब हम कंक्रीट में दबाते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, जाल बनाने को जब हम कंक्रीटिंग करते हैं उस दौरान स्टील में आपकी किसी भी तरह के कोई भी कहते हैं इनिशियल स्ट्रेस डेवलप नहीं होने चाहिए, ठीक है। सातवां है कि कंक्रीट और जो स्टील के जो आपके इलास्टिक मॉडुलस होते हैं वो आपके क्या कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एम जो होता है मापांक अनुपात जो होता है, ठीक है, वो आपका ES/EC होता है। लेकिन IS कोड के अनुसार मापांक अनुपात की जो वैल्यू ली जाएगी वो 280/3 सिग्मा CB ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा CB की जो वैल्यू है, सिग्मा CB कहलाता है आपका बेंडिंग के दौरान कंक्रीट में कितने संपीड़न प्रतिबल है या कितनी उसकी संपीड़न सामर्थ्य है, ठीक है। एम आपका मापांक अनुपात, ठीक है। ये आपके क्या आएंगे जो बेसिक एजम्पशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें वो है आपके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन RCC सेक्शन, ठीक है। RCC सेक्शन में आपके जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन RCC
सेक्शन। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक कॉलम है। ठीक है, इस पर आपका पेलोड आ रहेगा और यहां पर आपने क्या है, ये बार प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, कंक्रीटिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपकी क्या बार है। ये आपकी कंक्रीट है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन देख लीजिए। ठीक है, ये आपको क्या क्रॉस सेक्शन होगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो आपका जो बेसिक एजुकेशन माना गया था क्या था कि जो आपकी इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत आपका जो कंक्रीट है और जो स्टील है, ठीक है, स्टील बार है, वो दोनों क्या है, परफेक्ट बॉन्ड में होंगे। क्या होंगे, परफेक्ट बॉन्ड में होंगे। तो बेसिक एजप्शन जो आपका था, एजप्शन था, ठीक है, कार्यकारी सीमा में कंक्रीट व इस्पात यानी कि स्टील पूर्ण यानी कि परफेक्ट अविलाग बॉन्ड में होते हैं। इनके अनुसार क्या होता है कि जो आपके कंक्रीट में या इस्पात में जो विकृति है, इसका मतलब यह है कि इस्पात में विकृति स्टेन इन स्टील विकृति बराबर होगी कंक्रीट में विकृति यानी कि स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है, यानी कि ES इक्वल टू EC। ठीक है, आप लोगों ने प्रत्यास्थ मापांक पढ़ा होगा। क्या होता था, इलास्टिक मॉडुलस E इक्वल टू होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन E। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेन इन स्टील और स्ट्रेन इन कंक्रीट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन इन स्टील निकालेंगे, ES निकालेंगे, तो वो कितना होगा, सिग्मा SC अपॉन ES। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या कहेंगे, कंक्रीट में निकालेंगे तो वो कितने होंगे आपके, कंक्रीट में निकालते हैं तो EC आपका क्या होगा, सिग्मा CC अपॉन ES। ठीक है, यहां पे सिग्मा SC की बात करें तो S जो है आपको स्टील को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और C यहां पे जो आपका कंप्रेशन में आपके जो कॉलम होते हैं उसमें क्या आते हैं, कंप्रेशन फोर्स से जाते हैं, तो ये आपको क्या कंप्रेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट रिश्ता जनरेटेड है। ये आपका क्या आएगा, इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, यहां पे सिग्मा CC की बात करें, एक C आपकी कंक्रीट को डिनोट करेगा, दूसरा आपका कंप्रेशन को डिनोट करेगा। ठीक है, EC की बात करें तो ये आपको क्या है, इलास्टिक मॉडुलस होगा, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट।
ठीक है। अब हमारे क्या है, तो जो हमारा बेसिक एजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रेन जो स्टील में है और जो स्ट्रेन कंक्रीट में, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम रख लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण से हमारा क्या होगा, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो सिग्मा एस सी अपॉन ई एस इजिकल टू सिग्मा सी सी अपॉन ए सी। ठीक है, यहां से जो आपका ई एस है इसको इधर लेके जाएंगे, तो सिग्मा एस सी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी सी। ठीक है, ये आपका मापांक अनुपात m कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, मापांक अनुपात m कहलाता है। ठीक है, ये आपका मापांक अनुपात m हो गया, यानी कि सिग्मा एस सी इजिकल टू क्या होगा m सिग्मा सी सी। इसका मतलब ये है कि जो आपके स्टील में जो आपके स्ट्रेस हैं वो कंक्रीट में जो स्ट्रेस होंगे उसके कितना होंगे, m टाइम्स होंगे, यानी कि m गुना होंगे। ठीक है, यानी कि इस्पात उत्पन्न प्रतिबल, ठीक है, पर स्थान कंक्रीट के प्रतिबलों का m गुना होते हैं। कितने होते हैं, m टाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इस्पात में जो आपके कहते हैं स्ट्रेस जनरेट होंगे वो क्या होंगे, उसके चारों तरफ जो कंक्रीट पड़ी होगी उसके m टाइम्स होंगे। ठीक है, तो जब कहते हैं स्ट्रेस के m टाइम्स हैं तो जो एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया होगा वो भी क्या होगा, m टाइम्स होगा। ठीक है, तथा इस्पात का प्रभावी क्षेत्रफल कंक्रीट के क्षेत्रफल का m गुना, ठीक है। तो जब आपके कहते हैं चारों तरफ जो कंक्रीट के m टाइम्स है, यानी कि स्टील में जो आपके स्ट्रेस जनरेट हो रहेंगे वो उनके चारों तरफ की जो कंक्रीट है उसके m टाइम्स होंगे। ठीक है, तो इस्पात का जो इफेक्टिव एरिया होगा वो भी क्या होगा, कंक्रीट के एरिया का m टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि आरसी सेक्शन में जो आपके स्टील में जो आपके स्ट्रेस जनरेट होंगे उसके चारों तरफ जो कंक्रीट होगी उसके क्या होंगे, m टाइम्स लिए जाएंगे। ठीक है, m मतलब मापांक अनुपात, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, जो आपका रेशियो होता है किस किस का, इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, मापांक अनुपात कहलाता है। ठीक है, और आईएस कोड के अनुसार इसकी जो वैल्यू ली जाती है m की वो कितनी जाती है, 280/3 सिग्मा CB। ठीक है, यहाँ पे C आपका कंक्रीट के लिए डिनोट करेगा। ठीक है, अब B आपका क्या है, बेंडिंग के लिए डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहे हैं, ये कंप्रेशन स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहे हैं बेंडिंग में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपके यहां पर जो आपका बीम होती है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जब आपकी बीम है, बीम का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि प्रबलन इस्पात देंगे उसके आधार पर। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू reinforcement पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, कि किस साइड में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, पोजीशन भी थी, ठीक है, रेइनफोर्समेंट पोजीशन। तो रेइनफोर्समेंट पोजीशन के आधार पर आपकी कहते हैं दो टाइप की आपकी बीम होंगी। पहली होगी सिंगली रेइनफोर्स बीम। सेकंड जो होती है आपकी डबली रेइनफोर्स बीम, ठीक है। सिंगली रेइनफोर्स बीम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आपकी बीम है, ये आपकी क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पर आपका क्या है, ये आपका लोड आ रहा है, ठीक है। तो लोड के दौरान क्या है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ क्या बेंड करेगी, ठीक है, ये इस तरीके आपकी बेंड करेगी। ठीक है, ये इस तरीके से बेंड करेगी। तो ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ऊपर वाला पोर्शन जो होगा, ठीक है, इसमें आपका कंप्रेशन आएगा, ठीक है, और नीचे वाले में क्या होगा, आपका टेंशन आएगा, ठीक है। नीचे वाले में आपका क्या है, टेंशन आ रहा होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी कंक्रीट है वो आपकी क्या है, कंप्रेशन में मजबूत होती है, यानी कि स्ट्रांग होती है, और टेंशन में क्या होती है कि कमजोर होती है, ठीक है। तो इसी की कमी को दूर करने के लिए हम क्या है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जब हम रीइंफोर्समेंट ओनली आपको क्या है, टेंशन साइड में प्रोवाइड कराते हैं। कहां पर प्रोवाइड करते हैं, टेंशन एरिया में प्रोवाइड कराते हैं, तनन क्षेत्र में प्रोवाइड कराते हैं। तो वो हमारी कैसी बीम कहलाती हैं, सिंगली रीइंफोर्स बीम कहलाती हैं, ठीक है। जिनमें आपका क्या है, रीइंफोर्समेंट हमने किस में प्रोवाइड किया है, ओनली तनन क्षेत्र में अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, टेंशन एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो हमारी कैसे कहलाएंगी, सिंगली रीइंफोर्स बीम कहलाएंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम डबली रीइंफोर्स बीम की अगर हम बात करते हैं तो डबली रीइंफोर्स बीम क्या कहलाती है, जब हम कहते हैं टेंशन के साथ साथ हमने क्या है, टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि ये कंप्रेशन एरिया हो गया और ये क्या आपका टेंशन एरिया, और ये आपकी क्या गया, ये आपकी हो गई एक बीम है जिसमें हमने क्या है, रीइंफोर्समेंट जो है वो आपका क्या है, दोनों साइड में प्रोवाइड किया, कंप्रेशन में भी और टेंशन में। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहलाएगी, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। और ये आपकी क्या कहलाएगी, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से टर्म्स आपके इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनको आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बीम का मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये कोई आपकी बीम है, ठीक है। यहां पर हमने क्या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। प्रबलन इस्पात, ठीक है, ये आपका प्रबलन इस्पात हो गया। स्मॉल डी हो गई है, ठीक है। ये जो है वो आपका प्रभावी आवरण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका शुद्ध आवरण, ये आपकी विड्थ हो गई, टोटल डेप्थ हो गई, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एक क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन आएगा, ये आपका आएगा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन है किसका, सिंगली
रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का ये आपका क्या है, एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। ठीक है, इसमें आपका ये सबसे पहले ये आपकी क्या है कि बी जो है, स्मॉल बी को जो है वो आपकी क्या है, जो आपकी बीम है उसकी क्या है, चौड़ाई को डिनोट कर रही है, विड्थ को। ठीक है, बड़ी डी है वो आपकी गहराई को डिनोट करेगी। ठीक है, और स्मॉल डी है, स्मॉल डी जो होती है वो आपकी प्रभावी गहराई कहलाती है कि इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ ये कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी विड्थ कहलाएगी। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव कवर और ये क्लियर कवर और ये आपकी उदासीन अक्ष। न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबलन इस्पात। ठीक है, ये आपकी विड्थ है, चौड़ाई है। ठीक है, बीम की चौड़ाई को स्मॉल बी से हमने डिनोट किया था, जिसको हम विड्थ कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रभावी गहराई की बात करते हैं। तो प्रभावी गहराई क्या होती है कि जो आपका बीम का टॉप मोस्ट फाइबर होता है, ठीक है, वहां से जो हमने बार प्रोवाइड किएंगे टेंशन में, उसके सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। ठीक है, तो प्रभावी गहराई क्या होगी आपकी, प्रभावी गहराई कहलाएगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ की। अगर हम बात करें, ये क्या आपके है, ऊपरी रेशे से, ठीक है, टॉप मोस्ट फाइबर से प्रबलन इस्पात के, प्रबलन इस्पात के केंद्र तक की दूरी। ठीक है, केंद्र तक की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रभावी गहराई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके प्रभावी आवरण। ठीक है, प्रभावी आवरण से पहले आवरण देख लेते हैं। आवरण क्या होता है कि जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसको वायुमंडलीय इफेक्ट से बचाए रखने के लिए हम क्या है, कंक्रीट का कहते हैं, उस पर क्या है, एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे वो डायरेक्टली क्या है, आपके जो वायुमंडल है उसके क्या टच में ना रहे। ठीक है, तो ये जो आवरण होता है इसी को, ये आपका क्या कहलाता है, ये जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं ये आपको क्या है, आवरण कहलाता है। ठीक है, जो हमने ये जो लेयर दी है, ये जो लेयर होगी, यही लेयर आपकी क्या है, आवरण कहलाती है, जिससे जो आपका जो रेनफोर्समेंट है वो वायुमंडलीय इफेक्ट से बचा रहे और उसमें किसी भी तरह की कोई भी जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, जंग वगैरह लगेगी तो जो आपका बॉन्ड है कंक्रीट और स्टील के बीच में, वो आपका क्या है, टूट जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको क्या है, आवरण देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभावी आवरण क्या होता है और शुद्ध आवरण है क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो प्रभावी आवरण कहलाता है आपका जो आपकी बार का प्रबलन इस्पात के केंद्र से, प्रबलन इस्पात के केंद्र से, ठीक है, बॉटम फाइबर तक की डिस्टेंस। ठीक है, प्रबलन इस्पात के केंद्र से निचले रेशों तक की दूरी। ठीक है, दूरी जो है वो आपको क्या है, प्रभावी आवरण कहलाता है। यानी कि जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसके सेंटर से बॉटम फाइबर तक की डिस्टेंस आपकी प्रभावी आवरण कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके क्लियर कवर की। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहां से होती है कि जो आपकी बार पड़े हैं उनके बॉटम से, ठीक है, तो निचले सिरे से, यानी कि ये वाला जो आपका निचला सिरा है, यहां से बीम के निचले सिरे तक की जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाएगी, क्लियर कवर कहलाएगी, यानी कि शुद्ध दूरी। ठीक है, तो छड़ के निचले सिरे से
बीम के निचले सिरे तक की दूरी, निचले रेशो तक की दूरी आपकी क्या है, शुद्ध कवर कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इसमें कि टोटल डेप्थ यानी कि कुल गहराई क्या होती है। ठीक है, तो कुल गहराई क्या होगी आपकी, जो आपका टॉप फाइबर रहेगा, बीम का टॉप फाइबर से बीम के बॉटम फाइबर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, कुल गहराई कहलाती है। ठीक है, टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ को अगर हम निकालते हैं तो वो आपकी क्या होगी, जो आपकी प्रभावी गहराई है और प्रभावी आवरण है, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो आपकी क्या है, कुल गहराई निकल आएगी। तो टोटल डेप्थ होगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर आपका क्या कहलाएगा, टोटल डेप्थ कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके न्यूट्रल एक्सिस की, कि न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है कि जो आपकी बीम होती है, ठीक है, बीम जो है उसको क्या करना, जो तनन क्षेत्र और कंप्रेशन क्षेत्र रहेगा, ठीक है, उन दोनों को डिवाइड करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है या काल्पनिक एक्सिस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस करते हैं। ठीक है, और इस एक्सिस पे जो आपकी कहते हैं स्ट्रेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं आपके, जीरो होते हैं। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी कहते हैं कंप्रेशन और टेंशन एरिया को डिवाइडेड करती है और जिस पर आपके कहते हैं स्ट्रेसेस हैं जीरो होते हैं, तो ऐसी एक्सिस को या इस लाइन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बीम में, तो बीम में आपकी क्या है, दो तरह की न्यूट्रल एक्सिस होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, दो तरह की न्यूट्रल एक्सिस होती हैं। न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें तो आपकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है क्रांतिक, क्रांतिक उदासीन अक्ष। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, दूसरी होती है आपकी वास्तविक, वास्तविक उदासीन अक्ष। ठीक है, एक्चुअल है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डिनोटेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम एक्स सी या इसको एक्स ए से डिनोट करते हैं, या इसको कहते हैं एन सी एन ए से भी आपको कहते हैं डिनोटेशन मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्रांतिक उदासीन अक्ष कौन सी होती है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी। ठीक है, तो वह एक्सिस, वह क्रांतिक उदासीन अक्ष जिसको हम कहते हैं सिग्मा सीवी सिग्मा एस टी, यानी कि जो आपके कंक्रीट और स्टील में जो आपके परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं उनके आधार पर ज्ञात करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, क्रांतिक उदासीन अक्ष कहलाती है। वह उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष जिसे कंक्रीट व इस्पात इस्पात के परमिसिबल स्ट्रेस के आधार पर ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं आपकी क्या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है ये। ठीक है, तो आपका जो हमने बेसिक एक्शन माना था क्या था कि कंक्रीट और स्टील दोनों क्या पूर्ण बॉन्ड में होते हैं, और दूसरा एक बेसिक एक्शन था कि आपकी जो पहला जो बेसिक एक्शन था कि बेंडिंग से पहले आपको कहते हैं
क्या होगी, समतल में है, बेंडिंग के बाद भी आपके क्या है, प्लेन में होगी। ठीक है, तो बेसिक एडजस्टमेंट जो आपका है, इसका जो हमने डेरिवेशन किया है वो किसके आधार पर किया कि बंकन यानी बेंडिंग से पहले कोई भी क्रॉस सेक्शन समतल में है, बेंडिंग के बाद भी समतल में रहेगा। इसका क्या मतलब था कि जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे जाने पर, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेन है वो आपकी क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो स्ट्रेन आपकी क्या होगी, यहां पे ES होगी, यहां पे आपकी क्या है, EC है। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन हम मान ले रहे हैं। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये आपकी B हो गई, ये आपका रेनफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहां तक ये आपकी हो गई, ये इफेक्टिव डेप्थ D हो गई। ठीक है, हम मान लेते हैं जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है वो यहां पर लाई कर रही है। ठीक है, तो ये कितनी बचेगी आपकी, D माइनस XC। ठीक है, तो इस बेसिक एडजस्टमेंट के आधार पे आप देखेंगे तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, और एक आपका क्या है, ये एक सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो आपके इसमें क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। इन सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के को लगा करके हम क्या करेंगे, आपकी जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, EC अपॉन ES इजकल टू क्या होगा, XC ये वाली डिस्टेंस अपॉन ES के लिए D माइनस XC। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो EC आपका क्या निकल के आ जाएगा, EC निकल के आ जाएगा आपका सिग्मा CB अपॉन EC, और इसी तरीके से स्टील निकल के आ जाएगा सिग्मा ST अपॉन ES। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो रख करके यहाँ पे क्या आपका जो डेरिवेशन है EX का वो हम कहते हैं ड्राइव कर लेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा CB अपॉन EC अपॉन क्या होगा आपका सिग्मा ST अपॉन ES इजिकल टू XC अपॉन D माइनस XC। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब आपका XC इजिकल टू निकल के आएगा M सिग्मा CVD अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, जिसे हम ड्राइव करते हैं किससे, जो आपका बेसिक सिस्टम पहला वाला था कि बेंडिंग से पहले यानी कि बेंडिंग से पूर्व अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन आपका समतल में है, बेंडिंग के बाद भी आपको क्या है समतल में रहेगा। ठीक है, तो इस बेसिक सिस्टम के आधार पर आपको क्या है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम M की बात करें
तो ये आपका मापांक अनुपात, मर्डर रेशियो, ठीक है। सिग्मा सीबी संपीड़न, कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। सिग्मा एस टी की अगर हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन स्टील, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन बेंडिंग, ठीक है। और एक्सी ये आपकी क्या होगी, क्रांतिक उदासीन अक्ष, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, किसका, क्रांतिक उदासीन अक्ष का, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी सेकंड न्यूट्रल एक्सिस की, वास्तविक उदासीन अक्ष, ठीक है। तो एक्चुअल एनए क्या होती है कि, तो पहली तो हमने सीख लिया कि आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जिसको हम कंक्रीट और इस्पात के परमिसिबल स्ट्रेस के आधार पर, यानी कि सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी के आधार पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। सिग्मा सीबी एंड सिग्मा एसटी के आधार पर हम ज्ञात करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है, क्रांतिक उदासीन अक्ष, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके वास्तविक उदासीन अक्ष। वास्तविक उदासीन अक्ष को हम किसके आधार पर ज्ञात करते हैं, जो आपका सेक्शन दे रखा होता है, ठीक है, यानी कि बी डी और जो आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया ईएसटी के आधार पर जो हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं, वो न्यूट्रल एक्सिस आपकी कैसे कहलाती है कि वास्तविक उदासीन अक्ष कहलाती है। क्या कहलाएगी आपकी, वास्तविक उदासीन अक्ष, वास्तविक उदासीन अक्ष, ठीक है। एक्चुअल एनए, ठीक है। डिनोटेशन आपका एक्स ए की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, वह उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष जैसे बीम के अनुप्रस्थ काट के साइज, यानी कि बी डी और प्रबलन इस्पात, प्रबलन इस्पात एएसटी के आधार पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल एनए कहलाती है ये, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, इसका क्या आधार, इसके लिए किस तरीके से कहते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कहते हैं कंप्रेशन का एरिया होता है और टेंशन का जो एरिया होता है, उस एरिया को हम कहते हैं उसका मूवमेंट ले लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। जैसे ये आपकी क्या है, बीम है, ठीक है। सपोज कीजिए यहां से आपकी क्या है न्यूट्रल एक्सिस जाएगी, ठीक है। ये आपकी एक्स हो गई, एक्स से मान लेते हैं, यहां से लाई कर रही है, ये आपकी बिट बी हो गई, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है। ये डी हो गया आपका, और ये क्या आपका रीइंफोर्समेंट प्रबलन इस्पात ईएसटी हो गया। तो इसका ये आपका क्या है, टेंशन एरिया हो गया, ठीक है। तो टेंशन का एरिया ईएसटी हो जाएगा, और ये आपका कहते हैं कंप्रेशन का एरिया कितना होगा, ये वाला होगा बी इंटू एक्स ए वाला, ठीक है। इन दोनों का हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या कर देंगे, मूवमेंट ले लेंगे। दोनों क्या लेंगे हम, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेने से पहले ये किसके लिए आपका प्रूव होता है, ये होता है आपका होमोजेनियस सेक्शन के लिए, लेकिन ये कैसा आपका हेट्रोजेनियस सेक्शन है, ठीक है। तो होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इस्पात है उसके कंक्रीट के समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट एरिया निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया निकाल लेंगे इस्पात का,
ठीक है, स्टील का। तो समतुल्य एरिया के लिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या देंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे आरसीसी सेक्शन में, जिसमें क्या था कि सिग्मा एससी आपका आया था एम सिग्मा सीसी के, ठीक है। यानी कि जो आपके स्ट्रेसेस हैं वो क्या होते हैं, जो चारों तरफ कंक्रीट पड़ी है उसके एम टाइम्स होते हैं, यानी कि मॉडल रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी के बेसिस पे जो आपका एरिया होगा, स्टील का जो इफेक्टिव एरिया होगा वो क्या होगा, एम टाइम्स होगा कंक्रीट के एरिया पे, ठीक है। तो इस्पात का कंक्रीट के समतुल्य एरिया, समतुल्य क्षेत्रफल क्या होगा आपका, एम एएससी, सॉरी एम ईएसटी होगा, ठीक है। तो इस्पात का कितना होगा, एम टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेने पर, ठीक है। तो दोनों एरियाज का कहते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस का अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्रेशन का एरिया लेते हैं। तो कंप्रेशन का क्या, बी इंटू एक्स ए, ये आपका क्या कंप्रेशन का एरिया हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो इसके क्या है, सेंटर पे होगी। तो सेंटर कितना होगा आपका, एक्स वाई टू पे, तो बी इंटू एक्स वाई टू, ठीक है, यहां से यहां तक की, ठीक है, ये इसका सेंटर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी मूवमेंट के लेंगे तो दोनों बार काम करेंगे, इसका सेंटर पे होगा सीजी पे और सीजी क्या होगा, एक्स ए वाई टू, ठीक है। तो दोनों का क्या मूवमेंट ले रहे हैं, तो मूवमेंट लेंगे, ये आपका एरिया हो गया, ये आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट एरिया आपका कितना हो गया, एम एएसटी हो गया, ठीक है। इस बात का क्या होगा, कंक्रीट के समतुल्य होगा, एम टाइम्स होगा, ठीक है। तो एम एएसटी हो गया। उसके बाद डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इनका जो डिस्टेंस है वो कहां पे होगा, बार के सेंटर पे होगा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, एक्स ए है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी ये कितनी बचेगी आपकी, ये आपकी बचेगी डी माइनस एक्स ए, कितनी बचेगी, डी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो यहां पे हम लिख ले रहे हैं डिस्टेंस होगी डी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला बन के आ गया न्यूट्रल एक्सिस का, बी एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्या है, ये आपका एक्चुअल एन ए का फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया, ठीक है। तो ये आपके न्यूट्रल एक्सिस और जो आपके टर्म्स थे बीम में वो हमने कंप्लीट कर लिएंगे, ठीक है। कुछ और हैं लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं आपका इसमें, वो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। क्या आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आपने बेसिक एडजस्टमेंट माने गए थे उनके आधार पर कहते हैं आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं आपका। ये आपका क्या है, बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया, यहां पर आपका ये क्या है, एएसटी हो गया, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहां से क्या एक्स डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, इफेक्टिव डेप्थ आपकी डी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेन डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम आपका क्या आएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन के आधार पर बनेगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही किसमें था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में बताई थी, ठीक है। उसके बेसिस पे उसमें क्या था कि आपके बेंडिंग से पहले जो आपका समतल में है, बेंडिंग के बाद भी आपका क्या है, प्लेन में यानी कि समतल में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तब भी स्ट्रेन बढ़ेगी और नीचे जाएंगे तब भी आपकी क्या है, स्ट्रेन जो है इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो टॉप मोस्ट फाइबर पे आपकी ईसी होगी और यहाँ पे कितनी होगी आपकी ईएस होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की, ठीक है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आपकी कंक्रीट है,
ठीक है, कंक्रीट है। तो हमने क्या मानना था कि ये आपके जो मटेरियल है यानी कि स्टील है और जो आपकी कंक्रीट है वो दोनों कैसे हैं, इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल है तो इसका मतलब वो हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। हुक्स लॉ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे एन बढ़ेगी वैसे वैसे आपके क्या स्ट्रेस भी बढ़ेंगे। तो ये क्या आपका एक लीनियर जाएगा, कैसा जाएगा, एक लीनियर। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आएगा वो आपका कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से यानी कि ट्राइंगल की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नीचे वाले यानी कि बात करते हैं किसकी, स्टील की। ठीक है, तो स्टील की अगर हम बात करेंगे तो स्टील में क्या होता है आपका कि जो भी आपके यहाँ पे जो कंक्रीट पड़ी है, यहाँ पे जो कंक्रीट पड़ी है, ये कंक्रीट के किसी भी तरह के स्ट्रेस नहीं वेयर करती है। वेयर कौन करता है, टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो आपकी कौन वेयर करते हैं, रीइंफोर्समेंट वेयर करता है। ठीक है, जो हमने बेसिक क्वेश्चन भी माना था कि जो आपके टेंसाइल स्ट्रेस है वो कौन वेयर करेगा, आपके जो आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो वेयर करेगा। ठीक है, इसके चारों तरफ जो कंक्रीट है वो क्या होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, आपकी जो स्टील है उसको अपनी पोजीशन में बनाए रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये बनाए रखने का काम कर रही है, ये किसी तरह के स्ट्रेस नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, एक पॉइंट के रूप में होगा। आपका जो भी स्ट्रेस होंगे वो कहां करेंगे, इसके सेंटर पे पॉइंट में, यानी कि ये क्या होंगे आपके सिग्मा एस टी हो गए। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ये आपका एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम हो गया, एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा, अब हम इसे क्या आएगा, इक्विवेलेंट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका क्या था, ये सिग्मा एस सी इक्वल टू क्या था, एम सिग्मा सी सी। ठीक है, तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट कर देंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो डायग्राम आएगा वो आपका किस तरीके से आता आएगा, यहां तक आपका ट्रायंगल, उसके बाद इक्विवेलेंट करने पे जो आपका डायग्राम आएगा वो इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे जो आपके स्ट्रेसेस होंगे वो आपके सिग्मा सी भी होंगे और यहाँ पे सिग्मा एस टी अपॉन एम होंगे। तो ये जो डायग्राम होता है ये आपका कहलाता है, ये डायग्राम आपका कहलाता है इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ डी होती है कि, ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है टॉप मास्टर फाइबर से वो आपकी एक्स होगी। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो डी माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया, जिसमें हमने क्या है कि जो आपके सिग्मा सी सी है यानी कि सिग्मा सी बी की जो वैल्यू है उसको इक्विवेलेंट कर दिया किसके, सिग्मा एस टी के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एस टी को डिवाइड कर देंगे एम से। तो इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपका कैसा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं आपके कंप्रेशन फोर्स की। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स कितने होंगे और टेंशन फोर्स कितने होंगे। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स की अगर हम बात करें तो आपने स्ट्रेस क्या होते थे आपके, स्ट्रेस होते थे फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होते हैं आपके, फोर्स अपॉन एरिया होते हैं। तो फोर्सेस क्या होंगे आपके, स्ट्रेस इंटू एरिया होंगे। फोर्सेस क्या होंगे आपके, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो अगर हम कंप्रेशन फोर्सेस याद करते हैं, कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, तो एरिया की अगर हम बात करें तो कंप्रेशन फोर्स का जो एरिया होगा वो कितना होगा, बी इंटू एक्स का होगा। ठीक है, एरिया होगा आपका बी इंटू एक्स का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपकी यहां पर जो आपके स्ट्रेस हैं कंक्रीट में वो कितने होंगे, 0 है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्या स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं और कितने हो गए टॉप मोस्ट फाइबर पर जाकर के सिग्मा सी बी। ठीक है, तो एवरेज देंगे तो कितना होगा, 0 प्लस सिग्मा सी बी वाई टू, यानी कि आपके जो कंप्रेशन फोर्स होंगे बी एक्स सिग्मा सी बी वाई टू, ये आपके क्या गए, कंप्रेशन फोर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम टेंशन फोर्स की अगर हम बात करें, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एरिया के इक्विवेलेंट एरिया, इसमें क्या होगा आपका इक्विवेलेंट एरिया होगा, इक्विवेलेंट
एरिया इक्विवेलेंट स्ट्रेस। ठीक है, फोर्सेस क्या होंगे आपके? इक्विवेलेंट एरिया इंटू इक्विवेलेंट स्ट्रेस, क्योंकि ये आपका कैसा है? इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो इक्विवेलेंट एरिया आपको कितना था? एम ई एस टी होता है। ठीक है, जो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, किसमें? जब आपने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकलवाई थी। ठीक है, और इक्विवेलेंट स्ट्रेस कितने होंगे आपके? सिग्मा एस टी अपॉन एम, सिग्मा एस टी अपॉन एम। ठीक है, दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ठीक है, ये आपके क्या है? टेंशन फोर्स हो गए, ये आपके टेंशन फोर्सेस हो गए, और ये आपके क्या हो गए? कंप्रेशन फोर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके कंप्रेशन फोर्स हो गए, और ये आपके क्या हो गए? टेंशन फोर्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इसमें एक टर्म्स होता है आपका, वो होता है आपका प्रतिरोधी आघूर्ण। क्या होता है आपका? प्रतिरोधी आघूर्ण। ठीक है, प्रतिरोधी आघूर्ण, प्रतिरोधी आघूर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो भी आपके आघूर्ण आ रहे हैं, ठीक है, जो मूवमेंट आ गया, यानी कि इस तरीके से अगर आपके फोर्सेस आ रहे हैं तो इन फोर्सेस के थ्रू क्या है? इस तरीके से बेंडिंग होगी। ठीक है, तो इस बेंडिंग के अपोज में जो आपको कहते हैं आघूर्ण लगेगा, ये जो मूवमेंट बन रहा है इसकी वजह से, इस तरीके से ये फोर्सेस जो आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपके पी फोर्सेस हैं, इन पी फोर्सेस को मिलाकर के आपको क्या है? इस तरीके से आघूर्ण बढ़ा है। तो इसके अपोज में जो बीम आपको कहते हैं जो मूवमेंट लगाएगी, ठीक है, वो मूवमेंट आपको क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, वो आपको क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस। मूवमेंट क्या होंगे? डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोल देंगे लीवर आर्म। क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। अब लीवर आर्म क्या होती है देख लेते हैं। लीवर आर्म क्या होती है? तो लीवर आर्म क्या होती है आपकी कि जो आपके कंप्रेशन फोर्स हैं और जो टेंशन फोर्स हैं जहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर आपके क्या होंगे? यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आपके क्या है? ये आपके कंप्रेशन फोर्स वर्क कर रहे हैं, यहां पर आपके क्या है? टेंशन फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यही आपकी क्या कहलाती है? लीवर आर्म कहलाती है, जिसे हम जेट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा ट्रायंगल के रूप में है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? XY3 होगी। कितनी होगी? टॉप मोस्ट फाइबर से XY3, और यहां से कितनी होगी? 2/3x। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये आपकी टोटल कितनी है? ये आपकी x हो गई। ठीक है, तो ये कितने पे? XY3 पे। तो अगर हम बात करते हैं आपकी z की, अगर हम बात करें तो z कितनी होगी? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल d होगी। ठीक है, क्योंकि आपके जो फोर्सेस हैं वो किस पे वर्क करेंगे? जो भी स्ट्रेसेस हैं वो किस पे आएंगे? बार के सेंटर पे आएंगे। ठीक है, तो बार के सेंटर पे आ रहे हैं तो यहीं तक की डिस्टेंस ली जाएगी। तो आपकी ये कितनी है? d है, ये इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ टोटल में से अगर हम कहते हैं XY3 घटा देते हैं तो हमारी क्या है? जो कंप्रेशन फोर्स है और जो टेंशन फोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये क्या होगी? d माइनस XY3। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? उत्तोलक भुजा कहलाएगी। ठीक है, लीवर आर्म। ठीक है, तो यहां पे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होंगे? आपके फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो कंप्रेशन की तरफ से अगर हम देखेंगे, कंप्रेशन की तरफ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो आपके फोर्सेस क्या होंगे? Bx सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में d माइनस XY3 क्या होंगे? d माइनस XY3। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कंप्रेशन की तरफ से। ठीक है, दूसरा जो होगा वो टेंशन साइड से होगा।
टेंशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सिग्मा एस टी, फोर्सेस क्या होंगे, सिग्मा एस टी ई एस टी होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, डी माइनस एक्स वाई 3। ठीक है, तो ये आपके क्या दो फॉर्मूले हो गए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, कंप्रेशन साइड से और टेंशन साइड से। ठीक है, तो आपको कहते हैं लीवर आर्म समझ में आ गया होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, दोनों के फॉर्मूले समझ में आएंगे, किस तरीके से ड्राइव किएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी इफेक्टिव डेप्थ किसे कहते हैं, इफेक्टिव कवर किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम और जो आपका कहते हैं स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम है, एक्चुअल और इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा बेसिक एल्जेब्रा हमने कहते हैं कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कोफिशिएंट भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट को देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको हम x1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, x1 से। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द रेशियो, ये आपका रेशियो होता है किस किसका, उदासीन अक्ष का और इफेक्टिव डेप्थ d। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, लीवर आर्म। ठीक है, इसे हम Z1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है किस किसका, लीवर आर्म और इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपको क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, इतनी चीज आपके कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो। अब हम बात करते हैं आपके जो आपका फॉर्मूला है MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का MOR, वो था आपका कंप्रेशन साइड से BX सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में D माइनस XY3। ठीक है, अगर हम इसमें से आपके क्या आएगा, कॉमन निकाल लेते हैं D को, क्या करते हैं हम, कॉमन निकाल ले रहे हैं D को, तो ये क्या होगा, B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन D 3D इंटू D। अगर हम D कॉमन निकाल ले रहे हैं तो हमारे क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CV/2। ठीक है, ये क्या होगा आपका 1 माइनस ये आपका, ये क्या हो गया आपका x1y3 हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, और ये वाला जो टर्म्स होगा, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं z की, ठीक है, तो z क्या होता है आपका d माइनस XY3 अपॉन d करेंगे तो ये क्या बचेगा आपका 1 माइनस x1y3। ठीक है, तो ये आपका क्या है Z1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म। ठीक है, तो ये आपका हो गया B इंटू एक्स सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में Z1 इंटू D। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें D से डिवाइड कर देते हैं और D से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, D से डिवाइडेड और D से क्या है मल्टीप्लाई, तो आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से x1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा x1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख रहे हैं B इंटू x1 सिग्मा CV/2। ठीक है, Z1 इंटू
डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स कहलाता है आर यू। ठीक है, ये आर यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एम आर। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, अब हम यहां पे कहते हैं लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया ड्राइव होकर के। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर। आर यू की जो वैल्यू है वो किस पे करेगी, x1 z1 और सिग्मा सीबी पर आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, ये आपका क्या कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 3 कोफिशिएंट हो गएंगे। ठीक है, जिनकी वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करेगी किससे, आपने कितने कंक्रीट का या स्टील का जो आपने जो परमिसिबल एक्सटेंस है वो कितने कितने लिए गए हैं। ठीक है, उन पर डिपेंड करेगी। चलिए देख लेते हैं आपका क्रिटिकल एक्सिस। अगर हम एक्स सी निकाल देंगे, हम बात कर रहे हैं यहां पर क्रिटिकल एक्सिस की, अगर हम बात करें तो एक एक करके इन तीनों के कहते हैं कोफिशिएंट जो है वो देख लेते हैं कि जो ग्रेड पे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्रिटिकल एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, एक्स सी इक्वल टू था एम सिग्मा सी बी डी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सिग्मा सी बी जो है आपके 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और सिग्मा एस टी आपके 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, कितने हैं 140, और m की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है कि 18 है। ठीक है, यहां से हम वैल्यू को रखेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू डी अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 140। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका एक्स सी की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्स सी की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 19 डिवाइडेड बाई 230 इंटू डी। ठीक है, कितने निकल के आई, 90 डिवाइडेड बाई 230। सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.390 निकल के आएगी। कितनी आ रही है, एक्स सी की जो वैल्यू आएगी 0.39 डी। ठीक है, अगर हम इस डी को नीचे लेके जा रहे हैं तो एक्स सी अपॉन डी इजिकल टू क्या होगा 0.39, और ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है x1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो 0.39 होगी। ठीक है, उसके बाद हम Z1 देखेंगे तो Z1 क्या था हमारा 1 माइनस एक्स1 बाई 3। ठीक है, तो 1 माइनस 0.39 डिवाइडेड बाई 3 इजिकल टू क्या होगा आपका 1 माइनस के 0.13, यानी कि Z1 की जो वैल्यू आ जाएगी 0.87 निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी 0.87। ठीक है, अब हम आर यू की निकाल लेते हैं। तो यहां पे जो आर यू की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 1/2 सिग्मा सी बी x1 z1 है। आर यू की वैल्यू क्या है 1/2 सिग्मा सी बी प्लस x1 इंटू z1। ठीक है, तो हम यहां पे कहते हैं इसकी वैल्यूज को पुटअप करके देख लेते हैं। तो हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं आर यू का। तो सिग्मा सी भी हमने 5 मान रखा है 5/2 इंटू 0.39 मल्टीप्लाई बाई Z1 0.87। ठीक है, तो आर यू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी कितनी निकल के आएगी 0.39 मल्टीप्लाई बाई 0.87। ठीक है,
डिवाइड बाई 2 करेंगे 0.87 मल्टीप्लाई 0.3 2.5 0.39 0. तो इसकी जो वैल्यू निकल गई 0.84 निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या आएगा, जो आपका ग्रेड दे रखे हैं उनके बेसिस पर आप क्या निकाल सकते हैं, x1 z1 और जो आपके ये आएंगे RU है मोमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, उन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में क्या देंगे, ये पूरी टेबल दे रखी है कि आपके कोएफिशिएंट क्या क्या लिए जाएंगे। जब आपके कहते हैं सिग्मा सी भी इतने दे रखे हो, सिग्मा एस टी आपके इतने दे रखे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या ऑलरेडी टेबल दे रखी है। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिएगा या इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है इसमें क्लासेस आ जाते हैं। ये जो आपका आरसीसी सेक्शन है वो कितने क्लास के होते हैं। ठीक है, तो हम क्लासेस की बात कर लेते हैं अब। तो आपके WSM में जो हम कहते हैं डिजाइन करते हैं वो 3 क्लास के करते हैं। कितने करते हैं आपके 3 क्लासेस के। ठीक है, क्लासेस की अगर हम बात करें तो आपके कहेंगे बैलेंस सेक्शन होता है, बैलेंस सेक्शन, संतुलित खंड, संतुलित खंड होगा आपका। ठीक है, दूसरा आपका होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अल्प प्रबलित खंड, अल्प प्रबलित खंड। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं आपके ओवर रेनफोर्स सेक्शन, रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, अति प्रबलित खंड, अति प्रबलित खंड। ठीक है, तो आपके 3 क्लास के कहते हैं वो होते हैं बैलेंस सेक्शन, ठीक है, संतुलित खंड, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो ये आपके क्या 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कब हम कहेंगे कि हमारा बैलेंस सेक्शन है। तो बैलेंस सेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके कहते हैं 2 तरह की आपको मैंने न्यूट्रल एक्सिस बताई थी। एक थी आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC और दूसरी थी आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, XA। ठीक है, जब इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होगी तो उस सेक्शन को हम कहेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों जब बराबर होंगे तब हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन का मतलब यह है कि जब आपकी कहते हैं कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेलियर होंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनको क्या एक साइड रीच करेंगे और उसके बाद फेल होंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपकी सिग्मा सी भी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और सिग्मा एस टी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी रखी, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, और आपके किसी भी सेक्शन पर, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई सेक्शन है, इस पर क्या आपके फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके कंक्रीट में स्ट्रेस डेवलप होंगे। ठीक है, कंक्रीट में स्ट्रेस डेवलप होंगे और उसी के साथ आपके क्या आएंगे, स्टील में भी स्ट्रेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब लगातार कहते हैं आपके फोर्सेस बढ़ते जाएंगे और स्ट्रेसेस बढ़ते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कंक्रीट में आपके क्या आएगा, कंक्रीट में आपके 5 न्यूटन के होंगे, 5 न्यूटन mm स्क्वायर के स्ट्रेस डेवलप होंगे और स्टील में आपके कितने होंगे, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के डेवलप होंगे। ठीक है, दोनों क्या एक साथ अपनी कहते हैं जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हो उस तक रीच करेंगे और देन उसके बाद क्या आएंगे आपके फेल कर जाएंगे, यानी कि दोनों क्या एक साथ ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो केसेस होते हैं जिसमें आपके कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल कर रहे होते हैं, मतलब दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच रहे होते हैं, रीच कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, बैलेंस सेक्शन की कहलाती है। ठीक है, और इस केस को पहचानने कैसे कि दोनों जो न्यूट्रल एक्सिस होंगी वो आपकी क्या होगा, XA और XC दोनों क्या होंगे आपकी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब आप
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मूवमेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक है, तो आपके दोनों फॉर्मूले हैं, दो में से आप कोई से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाहे कंप्रेशन का लगाइए, कंप्रेशन साइड का आप कहते हैं फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। कौन सा है, बी एक्स सिग्मा सी वी वाई 2 ब्रैकेट डी माइनस एक्स वाई 3, ये वाला लगाइए। चाहे आप कहते हैं टेंशन साइड का आप कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का लगाइए, ठीक। कौन सा, सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स वाई 3, ठीक है। दोनों में से आप कोई से भी कहते हैं फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही। और यहाँ पे x की अगर हम वैल्यू की बात करें, चाहे एक्स सी रखिए चाहे एक्स ए रखिए, दोनों ही वैल्यू क्या होंगी आपकी, बराबर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के, ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की हम बात करते हैं। सेकंड कौन सा आपका, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अंडर मतलब अल्प मतलब, और रेनफोर्समेंट मतलब इस्पात, ठीक है। अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है। तो आपने इसमें क्या है, रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड कराएगा, जितने की जरूरत थी हमने उससे कम कहते हैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया। तो ऐसे जो केसेस में जो आपका कहते हैं सेक्शन होंगे वो आपके कैसे कहलाएंगे, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी उसकी, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए सिग्मा सीवी की जो परमिसिबल स्ट्रेस है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थी, और सिग्मा स्टीम आपके कितने हैं 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है। और इस पे लोड कोई आ रहा है, ठीक है। तो हल्के हल्के लोड बढ़ते जाएंगे, स्टील में भी आपको क्या लोड बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी कहते हैं स्टील में 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के स्ट्रेस डेवलप हो रहेंगे, तो उस टाइम जो कंक्रीट होगी उसमें जो स्ट्रेस होंगे वो लेस देन होंगे, ठीक है। जो आपके स्ट्रेस डेवलप हो रहेंगे वो आपके लेस देन होंगे, ठीक है, सिग्मा सीवी से, ठीक है। यानी कि वो 5 न्यूटन एमएम स्क्वायर से कुछ कम होगा। यानी कि जो आपका सेक्शन है वो किस में जाके फेल होगा, आपका किस में फेल हो रहा होगा, फेल हो रहा होगा आपका स्टील में, ठीक है। तो ऐसे जो सेक्शन होते हैं वो आपके किस में कहलाते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाते हैं। यानी कि जो कंक्रीट में जो स्ट्रेस होंगे वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के डेवलप भी नहीं हो पाए होंगे, लेकिन आपकी कहते हैं जो स्टील है वो अपने क्या है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पर पहुंच करके फेल हो चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह की फेलियर होती है, ये होती है आपकी सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है आपका स्टील में फेल हो रही है, ठीक है। यानी कि स्टील अपने क्या है 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक पहुंच जा रहा है, और उसके बाद आपकी क्या है कंक्रीट में जाके वो फेल होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टील की, तो स्टील की कभी फेल नहीं होती, वो क्या है हमेशा बेंड हो जाने खिंचती चली जाती है, तो उसमें क्या डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हम डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि वो फेल हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो फेल किसमें होगी, आपकी कंक्रीट में जाके फेल होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। अब पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या है एक्स ए, आपकी क्या होगी एक्स ए की जो वैल्यू होगी, यानी कि एक्चुअल एनए जो होगी, एक्चुअल एनए जो होगी, एक्चुअल एनए वो आपकी लेस देन होगी किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। यानी कि एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, तो जो आपका सेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेक्शन होगा आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अब हम मोमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे क्या रीच कर रहा है, स्टील कर रहा है। तो स्टील यानी स्टील मतलब टेंशन साइड वाला आपका कहेंगे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एस टी ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस एक्स वाई 3, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी, एक्स ए की। कौन सी रखी जाएगी, एक्स ए की रखी जाएगी, क्यों, क्योंकि अंडर मतलब कम, तो कम वाली वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, तो वो कौन सी होगी आपकी एक्स ए होगी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? आपके ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओवर रीइंफोर्स्ड का मतलब है, ओवर का मतलब होता है अधिक, रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है स्टील यानी कि इस्पात। ठीक है, तो आपने क्या है, इस्पात की मात्रा क्या है सेक्शन में ज्यादा रखा है, तो सेक्शन में ज्यादा रखा है। ठीक है, तो वही हम चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि जब सेक्शन में ज्यादा है, कंक्रीट का कहते हैं एरिया क्या है, कम है, तो उस केस में क्या होगा कि कंक्रीट तो अपनी क्या है, मैक्सिमम जो आपके परमिसिबल स्ट्रेस है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वहां तक ही पहुंच जाएगी, लेकिन स्टील क्या है 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि कंक्रीट कहते हैं 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन स्टील में क्या 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के जो स्ट्रेस है वो डेवलप भी नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, और कंक्रीट क्या है आपका फेल कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो आपके ग्रेटर देन हो जाएंगे किससे, सिग्मा सीबी से, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल से, और उसके बाद आपकी जो कंक्रीट में आपका क्या सेक्शन फेल हो जाएगा, कंक्रीट में आपका क्या सेक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या 140 तक पहुंचनी, 140 तक नहीं पहुंचेंगे, 140 से कुछ कम होंगे, 130 भी हो सकते हैं, 120 भी आपके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी कि जब आपके कहते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जब आपका कहते हैं कंक्रीट में फेल हो रही होगी, ठीक है, तो उस दौरान जो स्ट्रेस होंगे आपके स्टील में वो 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम होंगे। ठीक है, कितने कम होंगे वो बाद में कैलकुलेशन के पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम होंगे और उससे पहले ही आपकी क्या कंक्रीट फेल हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस फेलियर को हम कहते हैं प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि ये क्या है डायरेक्टली किस में हो रही है, डायरेक्टली फेल हो रही है किसमें, आपके कंक्रीट में। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, ये आपकी क्या है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर रहेगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कंडीशन क्या होगी इसकी, तो कंडीशन होगी एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी। ठीक है, ये क्या होगी, जो एक्चुअल एन ए होगी वो आपकी ग्रेटर देन होगी एक्स सी से। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें, ये आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, और जो आपकी एन ए होगी वो इससे क्या होगी, ऊपर स्थित होगी। ये आपकी एक्स होगी और ये क्या होगी आपकी एक्स सी होगी। ठीक है, यहां पर लाई करेगी। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या होगी एक्स सी होगी और ये क्या होगी आपकी एक्स होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है एक्स सी होगी, यहां पे इस तरीके से लाई करेगी, जो एक्चुअल होगी वो आपकी नीचे होगी और एक्स सी क्या होगी ऊपर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आपको किस में फेल हो रही है, कंक्रीट में फेल हो रही है, तो कंक्रीट यानी कि कंप्रेशन में फेल हो रही है, तो कंप्रेशन वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, बी एक्स सिग्मा सीवी वाला। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बी एक्स सिग्मा सीवी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक्स ए होगी, क्योंकि एक्स मतलब ओवर का मतलब अधिक होता है, तो अधिक वाली हम वैल्यू रखेंगे तो वो कौन सी होगी पी एक्स से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास हो गए। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें बची हैं जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स बची हुई है सिंगली रेनफोर्स्ड में, अब तो वो चीज हम कहते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।